बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी प्रोबेबिलिटी की, जिसमें हमने इवेंट्स के बारे में देखा था, सैम्पल स्पेस के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम मज़ीद कुछ डेफिनेशंस आज के लेक्चर में देख लेते हैं। तो हमने ये देख लिया था कि सैम्पल स्पेस क्या होती है, ये तो हमने देख लिया। सैम्पल स्पेस बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि आपके किसी भी एक्सपेरिमेंट की ऑल पॉसिबल आउटकम्स आप किसी अगर सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो जो सेट है उसको आप जो है सैम्पल स्पेस कहते हैं। या अगर सेट की फॉर्म में ना भी लिख सकते हो तो फिर भी हम जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट की तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो होती हैं उनको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। और अगर उन तमाम की तमाम आउटकम्स को हम एक लिस्ट डाउन कर सकते हो तो फिर हम ऐसी सैम्पल स्पेस को हम जो है वो डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस कहते हैं। और अगर तमाम आउटकम्स को हम लिस्ट डाउन ना कर सकते हो तो ऐसी सैम्पल स्पेस को हम कॉन्टिन्यूस सैम्पल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जिसके आउटकम फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन है, लेट्स सपोज। तो उसमें आपके आउटकम हेड होगी या टेल होगी, इसको हम लिस्ट डाउन यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेड है और टेल है, ये आउटकम हो सकती है। इसी तरह आपने कोई और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेट्स सपोज आपने एक डाई को रोल किया, तो उसकी आउटकम क्या हो सकती है डाई की? डाई के ऊपर या 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपकी रोलिंग ऑफ डाई की जो सैंपल स्पेस होगी वो क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके तमाम तमाम एलिमेंट्स जो हैं या तमाम पॉसिबल आउटकम्स को आप लिख दें। तो ऐसी सैंपल स्पेस जिसको आप लिस्ट डाउन कर सकते हो, ऐसी सैंपल स्पेस को हम क्या कहते हैं? हम डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक, मगर ऐसी भी सैंपल स्पेसेस होती हैं जिनको लिस्ट डाउन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि अगर हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में आपके पास जो आउटकम है वो 0 से 1 के दरमियान में कोई भी डेसिमल नंबर आ सकता है, तो हम तमाम 0 से 1 के दरमियान तमाम डेसिमल नंबर तो हम लिस्ट डाउन नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस तरह की भी सैंपल स्पेसेस होती हैं जिनको आप लिस्ट डाउन नहीं कर सकते। तो ऐसी सैंपल स्पेस को हम कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी डिस्क्रीट सैंपल स्पेस की और कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस की। एक और डेफिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी है, मगर एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन की देखते हैं आज की क्या होगी। प्रोबेबिलिटी फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके किसी भी एक्सपेरिमेंट की जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, हर आउटकम को कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी असाइन करे, कोई नंबर असाइन करे। नंबर जो हम जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो एक ऐसा फंक्शन जो आपकी एक्सपेरिमेंट की हर पॉसिबल आउटकम को कोई एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर सके, ऐसे फंक्शन को प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। मगर जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो दो जो है रूल्स को जरूर सेटिस्फाई करेगा। एक तो ये होगा कि वो जो नंबर असाइन करेगा जो है आपके हर पॉसिबल आउटकम को, वो नंबर 0 और 1 के दरमियान में होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान में होती है, ना 1 से ज्यादा होती है ना 0 से कम होती है। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी 0 और 1 के दरमियान में होती है। तो लिहाजा आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो जो नंबर असाइन करेगा हर प्रोबेबिलिटी, हर पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट को, तो वो नंबर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में होगा। सेकेंड रूल ये है कि आपका एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी तमाम की तमाम जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को हम अगर ऐड करेंगे तो वो उनका जो सम है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है उसका सेकेंड रूल ये है कि वो जो नंबर असाइन करेगा हर पॉसिबल आउटकम को, उन तमाम की तमाम आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी या जो नंबर्स असाइन किए जाएंगे उनको अगर हम सम करेंगे तो वो सम जो है 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल, लाइक अगर आपके पास एग्जांपल स्पेस है एस है जिसके अंदर पॉसिबल आपके पास आउटकम W1, W2, W3 अप टू WN हो सकती हैं। तो ये रूल ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 प्रोबेबिलिटी ऑफ W3, इन तमाम की प्रोबेबिलिटी अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ WN, इन तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा दैट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है। इसको हम समेशन की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ WJ विद J इज इक्वल टू 1 to N। ये जो सम है बेसिकली ये वही सम है, ये जो सम लिखा हुआ है ये बेसिकली ये चीज है, इसको हम समेशन की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो दैट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से आपके जो कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इवेंट बेसिकली क्या होता है? दैट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो पूरी सैंपल स्पेस के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक इवेंट के अंदर स्पेसिफिकली होते हैं।
तो लिहाजा एक इवेंट की अगर आपने प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है तो आप जो है इस इवेंट ई, लेट्स सपोज कोई एक इवेंट है, उस इवेंट के जितने भी आपके पास उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स की आप प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करें और उन तमाम प्रोबेबिलिटीज को आप एड अप कर दें तो आपकी अब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी, हम जो हमने डिस्कस किया है। लेट्स सपोज हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं। तो कॉइन को आपने तब तक फ्लिप करते रहना है जब तक आपके पास हेड ना आए। ये आपका एक्सपेरिमेंट है कि एक कॉइन है, उसको आपने तब तक फ्लिप करना है जब तक आपके पास हेड नहीं आता। सैंपल स्पेस इसकी क्या होगी एक्सपेरिमेंट की? ये भी हो सकता है कि आपने एक फ्लिप किया तो आपके पास हेड आ गया, तो सैंपल आपके पास एक एलिमेंट भी हो सकता है सैंपल स्पेस में, दो भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने 2 दफा कॉइन को फ्लिप करें फिर हेड है, हो सकता है 3 दफा फ्लिप करें फिर हेड आए, हो सकता है 1000 टाइम्स फ्लिप करें फिर भी हेड, फिर जाके हेड है। तो लिहाजा ये तमाम की तमाम पॉसिबल आउटकम्स आपके सैंपल स्पेस में हो सकती हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या कहेगा? प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको ये बताएगा कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक ही दफा कॉइन फ्लिप करें और आपके पास हेड आ जाए। ठीक है जी। या इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 दफा कॉइन को फ्लिप करें तो फिर हेड आए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 दफा कॉइन को फ्लिप करें तो फिर हेड आए। इन तमाम के तमाम वैल्यूज या इन तमाम पॉसिबल आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको कैलकुलेट करके देगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है उसका कुछ प्रोबेबिलिटी फंक्शन इस तरह का होता है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में हम जाके देखेंगे कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं जिनको हम स्टॉपिंग रूल प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है जी। जिसमें हम तब तक एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाएं। ठीक है जी। तो इस तरह की स्टॉपिंग रूल प्रॉब्लम्स जो हैं, इनको इनकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं और वो क्यों लिखे जाते हैं इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे। मगर फिलहाल जो है हम इस चीज़ को मान लेते हैं एज इट इज़ कि ये जो आपका प्रॉब्लम है, जो स्टॉपिंग प्रॉब्लम, उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन कुछ इस तरह का होता है। अब इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन में आपने क्या पुट करना है? ये जो नंबर आपका पास आ रहा है इसको आप इसके अंदर n पुट करें और आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने प्रोबेबिलिटी इस चीज की फाइंड आउट करनी है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट अहेड आफ्टर 3 flippings, so we can find out this probability by using this formula. We just have to plug in 3 at the place of n. ठीक है, हम 3 पुट करें यहाँ पे n पे, n की जगह, और इस n की जगह भी हम 3 पुट कर दें तो फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी। अब आप सोचे होंगे ये p क्या चीज़ है? तो p बेसिकली इस फॉर्मूला के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है, यानी कि एक दफ़ा अगर एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करें तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी वो तो आपको ऑलरेडी पता है। अगर कॉइन फेयर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 0.5 होती है, तो p की वैल्यू 0.5 होगी इस केस के अंदर। तो हमारे पास p भी अवेलेबल है, हमारे पास n भी है, तो हम जो भी हम से n चूज करके इसके अंदर प्लग इन करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट कि इस उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लिहाजा दैट इज वन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। कुछ और रूल्स हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी का एक ये रूल है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई एक इवेंट ए है और एक आपके पास इवेंट एल है, कोई इवेंट आर है, तो बेसिकली ये तमाम के तमाम इवेंट्स जो होंगे बेसिकली ये दे वुड बी द सबसेट ऑफ दिस सैंपल स्पेस। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक इवेंट जो होता है वो एक सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। लिहाजा अगर ए जो है दैट इज अ इवेंट एंड दैट इज अ सबसेट ऑफ दिस सैंपल स्पेस, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में वो तमाम एलिमेंट्स, इस सैंपल स्पेस के वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो ए में मौजूद नहीं है। ठीक है जी। तो अगर प्रोबेबिलिटी और अगर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्योंकि हमें पता है कि पूरी की पूरी सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? या तो वो इवेंट ए में हो सकते हैं या इवेंट बी में हो सकते हैं, क्योंकि इवेंट ए में हो सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में हो सकते हैं। तो जो एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे सैंपल स्पेस के, और जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में मौजूद नहीं है, और जो ए में मौजूद नहीं है सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो लिहाजा ए को और ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हम ऐड अप करें तो हमारे पास पूरी सैंपल स्पेस बन जाती है। ठीक। और पूरी सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है तमाम पॉसिबल आउटकम्स की, वो प्रोबेबिलिटी हम पहले पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी रूल के मुताबिक, दैट शुड बी इक्वल टू 1।
ठीक है जी। तो अगर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो है पी ऑफ ए, अगर हम सॉरी पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे होगी, आप टोटल ओवरऑल प्रोबेबिलिटी में से इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकंड रूल देख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास एल और आर जो हैं वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि एल और आर के दरमियान में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो एल यूनियन आर की जो ये प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे ये किसके इक्वल होगी कि आपकी एल की क्या प्रोबेबिलिटी है और प्लस आर की क्या प्रोबेबिलिटी है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड अप कर दें तो हम एल यूनियन आर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तभी ट्रू होगा जब आपके पास एल और आर जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हो, विच मीन्स कि दोनों के दरम्यान में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। मगर अगर एल और आर डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, इनके दरम्यान में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, तो फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एल यूनियन आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एल की प्रोबेबिलिटी प्लस आर की प्रोबेबिलिटी और में से माइनस कर देंगे एल इंटरसेक्शन आर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको थोड़ा हम विजुअलाइज भी कर लें। पहला जो हमने देखा था, ये लेट्स सपोज ये आपका स्क्वायर जो है दैट इज अ कंप्लीट सैंपल स्पेस, और इसके अंदर ये जो ब्राउन है दैट इज इवेंट ए, तो लिहाजा बाकी जो पर्पल बच जाएगा दैट इज इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए जो होगा दैट मेक्स द कंप्लीट सैंपल स्पेस। ठीक है जी, इन दोनों में ओवरलैपिंग भी कोई नहीं होगी। और एल यूनियन आर अगर डिसजॉइंट है तो आप इसको कह सकते हैं कि एल आपके पास इस तरह से ब्राउनिश किस्म का एक सर्कल है जो एक इवेंट है, और आर जो है वो भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर, सर्कल एक आपका जो है वो आर इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये दोनों डिसजॉइंट हैं तो इन दोनों के दरम्यान में कुछ भी एरिया कॉमन नहीं होगा, मगर ये दोनों अगर डिसजॉइंट नहीं है तो इनमें कोई ना कोई एरिया कॉमन होगा। ठीक है, तो लिहाजा अगर हमने ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करनी है तो वो इस पूरी की पूरी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो उसमें से आप ए की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, ये आप ये जितने भी आपके पास ये जो 3 रूल्स हमने पढ़े हैं, इन 3 रूल्स को आप जो है इस डायग्राम्स के थ्रू भी हम प्रूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये तो मैंने प्रूव कर दिया आपको ऑलरेडी। एल यूनियन आर अगर आपने फाइंड आउट करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और जब आपसे सपोज कर रहे हैं कि इसके दरम्यान में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो आप एल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लें, आर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लें और दोनों को ऐड अप कर दें तो एल यूनियन आर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने एल यूनियन आर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब दोनों में कुछ ना कुछ एरिया कॉमन भी हो, तो आप एल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें प्लस आर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, उसमें से माइनस कर दें जो कॉमन एरिया है दोनों के दरम्यान में। ठीक है, तो ये आपके पास एल यूनियन आर की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आपके पास 0.6 गिवन है, तो आपको कहा जाए कि ऑड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इवन और ऑड मिलके आपके पास जो है वो कंप्लीट आपके पास सैंपल स्पेस बनाते हैं नंबर्स की। ठीक है जी, तो आपके पास ओवरऑल जो जितने भी पॉसिबल इंटीजर नंबर्स हो सकते हैं वो या इवन हो सकते हैं या ऑड हो सकते हैं। लिहाजा इवन और ऑड मिलके एक पूरी की पूरी सैंपल स्पेस नंबर्स की बना देते हैं। ठीक है, और दूसरी ये है कि इवन और ऑड दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है जी, तो इवन नंबर एक सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, दोनों प्रोबेबिलिटीज आपके पास ये दोनों बेसिक रूल्स हैं। तो अगर हमें कहा जाए हमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमने ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो जो है हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऑड नंबर ये इवेंट है या जो ऑड नंबर है दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवन नंबर्स। तो फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास 1 माइनस 0.6 कर दें जो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है, तो हम आपके पास ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी, और इसको ज़रा अगर आपने थोड़ा मोर सिस्टमेटिक तरीके से करना है प्रोबेबिलिटी की टर्म्स के फॉर्म के अंदर, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम लेट सपोज आपके पास कोई एक रैंडम इंटीजर है x जो है, ठीक है जी, आपके पास रैंडम इंटीजर है, तो जो आपके पास x इज इवन नंबर, ये आपके पास एक जो है एक इवेंट हम कह देते हैं। ठीक है जी, एक आपके पास इवेंट a है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी आपके पास जो नंबर है वो इवन नंबर है, और x जो है वो ऑड नंबर हो, ये क्या आपके पास इवेंट होगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वही हमने बात जो ऑलरेडी की है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है 0.6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करनी है दैट इज 1 माइनस 0.6। ठीक है,
लेट्स सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास दो इवेंट्स हैं। ए इवेंट आपका ये है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और एक इवेंट b है x इज ऑड एंड लेस देन 10। ठीक है, तो अगर हम कहें कि हमारे पास a की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और b की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, तो हम a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं और a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। लिहाजा a जो है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है जी, एंड द इवेंट b इज x इज ऑड। ठीक है, तो आपके पास ऑड एंड लेस देन 10। तो आप ये देखें कि ए और बी जो दो इवेंट्स हैं ये दोनों बिल्कुल डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि आपका नंबर जो है अगर वो मल्टीपल ऑफ 2 हो तो वो ऐसे नहीं हो सकता कि वो जो है ऑड भी हो और लेस देन 10 भी हो, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो ऑड भी हो और लेस देन 10 भी हो वो कभी भी इवन नहीं हो सकता। ठीक है, लिहाजा ए और बी दोनों डिसजॉइंट होंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा दैट विल बी अ नल सेट। अच्छा, ए यूनियन बी अगर हमने फाइंड आउट करना है तो ए यूनियन बी क्या होगा कि आपके पास जो है ए, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, दोनों में कोई कॉमनैलिटी नहीं है, तो ए यूनियन बी क्या होगा जो है वो एरिया जो ए कवर कर रहा है प्लस द एरिया ऑफ बी जो कवर कर रहा है, तो लिहाजा दे कंबाइनली विल मेक ए यूनियन बी। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ए और बी दोनों बिल्कुल डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो वी कैन राइट कि दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन 0.6, ठीक है जी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन 0.25, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 0.6 प्लस 0.25 दैट इज 0.85। अच्छा, एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं, लेट ए बी एंड सी बी द इवेंट्स, x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, हम लेट सपोज हम कहते हैं हमारे पास तीन इवेंट्स गिवन है। ए इवेंट ये है कि आपके पास x जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 हो, बी इवेंट आपका ये है कि x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड सी इवेंट इज x इज मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है 0.6, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है हमारे पास 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज गिवन 0.2। तो हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और को हम यूनियन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनकी ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि आपका ए और बी जो है वो दोनों डिस्जॉइंट सेट्स नहीं है, लिहाजा ये इसके इक्वल हो गए। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिक्वायर्ड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिक्वायर्ड है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी रिक्वायर्ड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास गिवन नहीं है, तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि लेट सपोज ए एक इवेंट है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, बी इज एन इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, तो जो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होगा वो एक ऐसा इवेंट होगा कि जो मल्टीपल ऑफ 2 भी हो और 3 भी हो, दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है जी, तो दोनों का जो नंबर आपके पास मल्टीपल ऑफ 2 भी हो और 3 भी हो, दैट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 6। या फिर हम इसको यूं कह सकते हैं कि जो नंबर मल्टीपल ऑफ 6 होंगे they will definitely be a multiples of 2 and multiple of 3। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इवेंट सी है दैट इज बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज व्हाट अगर हमने फाइंड आउट कर लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारे पास गिवन 0.2 है। तो ये तमाम वैल्यूज हम इसमें प्लग इन करें इस फॉर्मूला के अंदर ए बी और सी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है ये हम इस पर प्लग इन करें तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। आपको थोड़ी सी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पास जो है जो मैंने शेयर की हुई आपकी कोर्स आउटलाइन, उसके अंदर हमने इस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की कुछ बुक्स भी लिखी हुई हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स भी हैं और कुछ आपके रेफरेंस बुक्स भी इसमें लिखी हुई हैं। तो आप उन बुक्स से प्रोबेबिलिटी के तमाम जो है पॉसिबल जो एग्जांपल्स वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं वो करें ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू मैम।